अदालत एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वहां सिर्फ कानून, सबूत और बस दलीलें चलती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि अदालत एक स्टेज की तरह है जहां हर कोई एक किरदार निभा रहा है और जज वो एक साइलेंट डायरेक्टर की तरह सब कुछ देख रहा है, आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास अदालती शिष्टाचार पर कुछ बहुत ही दिलचस्प गाइड और मानक प्रथाओं की जानकारी है, और हमारा मकसद है उन अनकहे नियमों को समझना जो किसी मामले की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये वो नियम है जो किसी कानून की किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन जिनका असर सीधा फैसले पर पड़ सकता है। आपने स्टेज की बात की और ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ नियमों की एक लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो इस स्टेज पर काम करता है। मतलब किसी का पहनावा उसका कॉस्ट्यूम कैसे है, उसके शब्द उसका डायलॉग कैसे हैं और उसका व्यवहार वो उसकी एक्टिंग कैसे है। ये सब मिलकर जज के दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं और कई बार वो तस्वीर फाइलों में रखे सबूतों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो ये कानूनी लड़ाई के साथ साथ असल में धारणा की लड़ाई भी है। तो चलिए इस नाटक के पहले एक्ट से शुरू करते हैं। पहला प्रभाव। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हम सोचते हैं कि हमारे शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन असल में केस का पहला इम्तिहान तो हमारे कपड़ों से ही शुरू हो जाता है। मतलब हमारे कुछ भी कहने से पहले। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जज किसी के कपड़ों पर इतना ध्यान क्यों देगा? देखिए, ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये मानवीय स्वभाव है। अदालत एक बेहद गंभीर और औपचारिक जगह है। जब कोई व्यक्ति वहां मर्यादित और सादे कपड़े पहनकर आता है, तो वो बिना कुछ कहे ये संदेश देता है कि मैं इस जगह की, इस प्रक्रिया की और आपके समय की इज्जत करता हूं। ये एक नॉन वर्बल सिग्नल है ना? हमारे पास जो जानकारी है वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि दिखावा या भड़कीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हाँ, और इसे समझाने के लिए बहुत मजेदार भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक जगह लिखा है कि अदालत कोई सिनेमा घर नहीं है, इसलिए टीमटोंग या चमक धमक वाले कपड़ों से बचे। ये सुनने में तो मजेदार है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। पर एक बात मुझे थोड़ी खटकी। कहा गया है कि व्यक्ति के कपड़ों से उसकी परेशानी महसूस होनी चाहिए। इसका इसका क्या मतलब है? क्या किसी को गरीब दिखने का नाटक करना है? उसने बहुत महंगे, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे में जज के अवचेतन मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या ये व्यक्ति वाकई उतना परेशान है जितना ये कह रहा है? ये एक विरोधाभास पैदा करता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि कपड़े साफ सुथरे और मर्यादित हों, लेकिन ऐसे ना हो जिनसे लापरवाही या कह सकते हैं अमीरी का दिखावा झलके। मुझे एक और बात थोड़ी चौंकाने वाली लगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए सलाह में फर्क है। पुरुषों के लिए तो सीधा है, सादे कपड़े पहनो, लेकिन महिलाओं के लिए, खासकर फैमिली कोर्ट में, ये कहा गया है कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़े, बड़ी बड़ी बालियां या फिर सिंदूर जैसे पारंपरिक प्रतीकों की कमी एक नकारात्मक धारणा बना सकती है। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा पुराना नहीं लगता? आज के जमाने में क्या एक जज वाकई किसी के सिंदूर या बालियों पर ध्यान देगा, या फिर केस के तथ्यों पर? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। देखिए, कोई भी जज ये नहीं कहेगा कि मैंने फैसला इसलिए बदला क्योंकि उस महिला ने सिंदूर नहीं लगाया था। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम यहाँ धारणा की बात कर रहे हैं। ये स्रोत उस मानसिकता की ओर इशारा कर रहे हैं जो मानती है कि एक परेशान या संस्कारी व्यक्ति कैसा दिखता है। ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है, लेकिन अदालत में जहां आपको जज का विश्वास जीतना है, वहां कभी-कभी इन अनकहे सामाजिक पैमानों पर खरा उतरना एक रणनीतिक फायदा दे सकता है। ये तथ्यों को नहीं बदलता, पर उन तथ्यों को देखने वाले के नजरिए को जरूर प्रभावित कर सकता है। ये सही है या गलत, वो एक अलग बहस है, लेकिन ये एक व्यावहारिक हकीकत है। समझ गए। तो ये परफॉर्मेंस का पहला हिस्सा है आपका। कॉस्ट्यूम सही होना चाहिए ताकि डायरेक्टर यानी जज आपको गंभीरता से लें। अब आते हैं दूसरे एक्ट पर, डायलॉग डिलीवरी, मतलब संवाद की कला। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या कहना है, बल्कि कैसे कहना है। विनम्रता, स्पष्टता और संक्षिप्तता, ये 3 सुनहरे नियम बताए गए हैं। बिल्कुल, और ये परफॉर्मेंस तब शुरू होती है जब आप जज को संबोधित करते हैं। हम आम जिंदगी में किसी बड़े अधिकारी से मिलते हुए सर, मैडम, बॉस कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अदालत का अपना एक प्रोटोकॉल है। वहां सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक शब्द हैं योर ऑनर या द कोर्ट। हिंदी में बात कर रहे हैं तो जी साहब या सर काफी है। इन शब्दों का इस्तेमाल करते ही आप ये स्थापित कर देते हैं
कि आप इस स्टेज के नियमों को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और सिर्फ शब्द ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी तो एक तरह का डायलॉग ही है। मुझे एक सुझाव बहुत दिलचस्प लगा, हाथ जोड़कर विनम्रता से बात करना। कहा गया है कि इससे एक इनोसेंट या संस्कारी व्यक्ति की छवि बनती है। ये शायद भारतीय संदर्भ में ज्यादा काम करता है ना, लेकिन ये दिखाता है कि विनम्रता का प्रदर्शन कितना शक्तिशाली हो सकता है। पर अब उन चीजों की बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें तो एक पूरी लिस्ट है। हाँ, और ये चेतावनियां बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। जैसे किसी की तरफ उंगली उठाकर बात करना, या आक्रामकता का प्रतीक है, या फिर नेताओं की तरह हाथ हिलाकर जोश में बहस करना। इससे अदालत में सीधे सीधे अनादर माना जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक घटना का जिक्र है जहां एक अनुभवी वकील को हाथ हिलाकर बहस करने पर न्यायाधीश ने बीच में ही टोक दिया था। अरे वाह! अगर एक वकील को जो रोज यही काम करता है टोका जा सकता है, तो एक आम आदमी के लिए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इससे ये भी पता चलता है कि जज सिर्फ सुन नहीं रहा, वो हर एक हरकत को देख और समझ रहा है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है संक्षिप्तता का नियम। जो पूछा जाए केवल उतना ही बोलें। कहानी सुनाने या जैसे हम ओवर एक्टिंग कहते हैं, उससे बचने की सख्त सलाह दी गई है। सोचिए, एक जज के पास दिन में 50 मामले होते हैं। उनके पास समय की बहुत कमी है। जब कोई व्यक्ति सीधा और सटीक जवाब देता है तो वो जज के समय की इज्जत करता है, और जज भी ऐसे व्यक्ति की इज्जत करता है। अगर किसी को चुप कराने के लिए जज को टोकना पड़े तो ये बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइनें भूलकर कुछ और ही बोलने लगे हैं। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर मुझे लगता है कि उस वक्त के दबाव में ज्यादातर लोग ऐसा करने से डरेंगे। मान लीजिए अदालत में शोर है या घबराहट में जज का सवाल ठीक से सुनाई ही नहीं दिया। ज्यादातर लोग तो अंदाजा लगाकर कुछ भी जवाब दे देंगे, इस डर से कि दोबारा पूछने पर जज सोचेगा कि वो ध्यान नहीं दे रहे थे। और यही वो जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं। अंदाजा लगाकर गलत जवाब देना दोबारा पूछने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सबसे अच्छा और ईमानदार तरीका यह है कि आप विनम्रता से कहें, माफ करिएगा साहब, मैं सुन नहीं पाया, क्या आप कृपया अपना सवाल दोहरा सकते हैं। ये व्यवहार आपकी अयोग्यता नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी दिखाता है। इससे जज को यह संदेश जाता है कि यह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है और सही जवाब देना चाहता है, न कि बस कुछ भी बोलकर अपनी जान छुड़ाना चाहता है। ये विश्वास बनाता है। ये तो वाकई एक बहुत ही जरूरी सलाह है। ठीक है, तो हमने कॉस्ट्यूम और डायलॉग की बात कर ली, लेकिन किसी भी नाटक में सिर्फ मुख्य किरदार ही नहीं होते, एक सपोर्टिंग कास्ट भी होती है। अदालत के मामले में ये कौन है? क्लर्क, स्टेनो, पेशकार, क्या उनके साथ हमारा व्यवहार भी मायने रखता है? बहुत ज्यादा। ये एक ऐसी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। वे जज के सामने तो बहुत विनम्र रहते हैं, लेकिन बाहर पेशकार या बाबू से ऊंची आवाज में बात करते हैं। अदालत एक इकोसिस्टम है। ये कर्मचारी उस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं। हो सकता है उनका आपके केस के फैसले से सीधा लेना देना ना हो, लेकिन उनकी राय का अप्रत्यक्ष असर हो सकता है। वो कैसे? क्या पेशकार जाकर जज को बताता है कि कौन सा आदमी बदतमीज है? ये तो थोड़ा फिल्मी लगता है। शायद वो सीधे जाकर शिकायत ना करें, लेकिन कल्पना कीजिए, जज अपने स्टाफ से दिन भर बातचीत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार स्टाफ के साथ असभ्य व्यवहार कर रहा है तो ये बात किसी न किसी तरह जज के कानों तक पहुंची जाती है। वो जो फाइल नंबर 25 वाला आदमी है, बड़ा बदतमीज है। बस इतनी सी बात आपके बारे में एक नकारात्मक धारणा बनाने के लिए काफी है। जज सोच सकता है कि जो व्यक्ति स्टाफ की इज्जत नहीं कर सकता वो अदालत की क्या इज्जत करेगा। तो आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ जज के सामने नहीं, पूरे स्टेज पर अच्छी होनी चाहिए। समझ गई। यानी हर बातचीत एक ऑडिशन की तरह है। अब एक ऐसी स्थिति पर आते हैं जो शायद इस नाटक का सबसे मुश्किल सीन होता है, जब विपक्षी वकील आपके बारे में खुलेआम झूठी बातें कह रहा हो। उस वक्त तो खून खौल जाता है, मन करता है कि खड़े होके चिल्लाएं, ये झूठ है। ऐसे में क्या करना चाहिए? और वही एक जाल है। आपका पहला इंस्टिंक्ट, आपकी पहली भावना आपको धोखा देगी। उस वक्त सबसे मुश्किल और सबसे सही काम है पूरी तरह से चुप रहना, पत्थर की तरह। अगर कोई बीच में बोलता है, या जिसे श्रोत टिपी टिपी करना कहते हैं, मतलब फुसफुसा कर छोटी छोटी टिप्पणियां करता है, तो जज की नज़र में उसकी छवि एक उतावले, गुस्सैल और अधीर व्यक्ति की बनती है। और इससे जज क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जज ये सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति में इतना भी धैर्य नहीं है कि वो दूसरे को अपनी बात खत्म करने दे, हो सकता है वो सच भी धैर्य से न बता रहा हो। उन्हें लग सकता है कि ये व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता, और शायद इसी वजह से वो इस मुसीबत में फंसा है। इसके विपरीत
जो व्यक्ति शांत रहकर सब कुछ सुनता है वो एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति नजर आता है। वो जज को ये संदेश देता है कि मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है और मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा। आपकी बात रखने के लिए आपका वकील है। धैर्य ही यहाँ आपका सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य ही कुंजी है। लेकिन एक और स्थिति हो सकती है जो किसी को भी डरा दे। मान लीजिए आपके केस का नाम पुकारा गया और आपका वकील वो वहां है ही नहीं। तब तो घबराहट होना लाजमी है। क्या करें? हाँ, और ऐसी स्थिति में लोग अक्सर घबराकर या तो चुपचाप खड़े रहते हैं या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे जज नाराज हो जाएं। लेकिन इसका भी एक बहुत सरल और सम्मानजनक समाधान है। घबराने की बजाय आगे बढ़कर हाथ जोड़कर विनम्रता से न्यायाधीश को सूचित करें, साहब, मेरे वकील साहब दूसरे कोर्ट में एक मामले में व्यस्त हैं, मैं उन्हें अभी बुला कर लाता हूं। ये व्यवहार आपकी जिम्मेदारी और प्रक्रिया के प्रति आपके सम्मान को दिखाता है। ज्यादातर मामलों में जज आपकी फाइल को अलग रख देंगे और आपको अपने वकील को बुलाने का समय देंगे। प्रक्रिया का सम्मान करने से प्रक्रिया भी आपका सम्मान करती है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें, पहनावा, बात करने का तरीका, धैर्य और कर्मचारियों से व्यवहार, तो क्या तस्वीर बनती है? ये सिर्फ अच्छी आदतें या शिष्टाचार तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये सब रणनीतिक उपकरण हैं। ये आपके कानूनी केस के समानांतर चलने वाली एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई के हथियार हैं। जब आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो जज के मन में आपके लिए एक सकारात्मक मानसिकता बनती है। वो आपको एक शांत, सुलझे हुए और सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। और जब ऐसा होता है तो वो आपकी दलीलों को ज्यादा ध्यान से और एक खुले दिमाग से सुनने के लिए तैयार होता है। आप सबूत बदलने से पहले सबूत देखने वाले का नजरिया बदल रहे होते हैं। और अंतिम निष्कर्ष यही है कि अदालत के स्टेज पर उतावलापन या खराब एक्टिंग आपको विलेन बना सकती है, भले ही आपकी कहानी में सच्चाई हो। एक शांत, विनम्र और धैर्यवान परफॉर्मेंस ही अंत में आपके हित में काम करती है। ये सब कुछ एक मनोवैज्ञानिक नाटक की तरह है, जहां कानूनी स्क्रिप्ट के साथ साथ आपकी शख्सियत का भी इम्तिहान हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये कानूनी लड़ाई के साथ साथ धारणा की लड़ाई भी है, और इस लड़ाई में आपका आचरण ही आपका सबसे बड़ा डायलॉग है। तथ्यों और सबूतों पर आधारित है, या ये मानवीय धारणाओं और मनोविज्ञान का एक जटिल नाटक भी है? और किसी व्यक्ति के मामले में जीत या हार का फैसला स्क्रिप्ट की मजबूती पर ज्यादा निर्भर करता है या एक्टर की परफॉर्मेंस पर?